हेलो स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमावत आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री ऐप पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको क्लासरूम जैसी क्लास फील होगी और हम यहां पर हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से डीप से स्टडी करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा जो लेसन चल रहा था वो था फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था, जिसमें हमने पिछली क्लास में निबिड़ संकुचित संरचनाएं उनका निर्माण कैसे होता है या कह सकते हैं क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है। उनमें उसमें हमने क्यूब का निर्माण कैसे हुआ, एफसीसी का निर्माण कैसे हुआ, सीसीपी का निर्माण कैसे हुआ, एचसीपी का निर्माण कैसे हुआ, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब किसी भी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो वहां पे हम लेते हैं गोले, और जब गोले व्यवस्थित होते हैं तो उन गोलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, कुछ स्पेस रह जाता है। उस स्पेस के पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियों की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी गोले को जब हम व्यवस्थित करते हैं एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, तो उनके बीच में कुछ स्थान रह जाता है, कुछ खाली जगह रह जाती है। उन्हीं खाली जगहों को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। तो इन रिक्तियों की संरचना कैसी होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम जिस रिक्ति या जिस छिद्र का निर्माण, जिस रिक्ति या जिस छिद्र का निर्माण जिन कणों से मिलकर बनना होगा, उन कणों के केंद्रों को जब हम मिला देंगे तो वो बनने वाली संरचना किसकी हो जाएगी, उस क्रिस्टल या उस क्रिस्टल में बने हुए छिद्र की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे देखने पे अपन को ये कैसा आ रहा है, त्रिकोण आ रहा है, और इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो भी कैसी संरचना बनेगी, त्रिकोणीय संरचना बनती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम इनसे क्या डिस्कस निकाल सकते हैं कि निबिड़ संकुलन के दौरान कणों या गोलों के बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाता है जिसे वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम रिक्तियां या अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इनकी संरचना कैसे होती है, तो हम कह सकते हैं कि रिक्तियों के प्रकार, ये कह सकते हैं छिद्रों या वॉइड के प्रकार। तो रिक्तियों के प्रकार तो देखो कौन कौन से प्रकार रहेंगे। फर्स्ट रहेगा इसमें त्रिकोणीय छिद्र। जब हम त्रिकोणीय छिद्र की बात करते हैं तो त्रिकोण यानी कि तीन कोने यानी त्रिभुज जैसी संरचना बनानी है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो निर्माण है वो तीन गोलों से होगा। कितने गोले चाहिए इसमें, तीन गोले चाहिए। जब हम तीनों गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो जो संरचना बनेगी वॉइड की वो कौन सी हो जाएगी, इनके केंद्रों को जब हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा त्रिकोणीय छिद्र। अब जब हम त्रिकोणीय छिद्र की बात करते हैं तो इस छिद्र का निर्माण कितने कणों से हुआ है, तीन कणों से हुआ है। अतः इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, तीन होगी। उसके बाद में बात करते हैं, और ये जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, B2O3 में। B2O3 है, उसकी संरचना में कौन सा छिद्र होता है, त्रिकोणीय छिद्र होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, हम सेकंड है चतुष्फलकीय छिद्र, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम चतुष्फलक की बात करते हैं तो चतुष्फलक का निर्माण है
वो 4 कणों से होगा। कितने कणों से होंगे? 4 गोले होंगे। उन 4 गोलों में हमें कैसे करना है? इन 4 गोलों में 3 तो होंगे तल पे और एक रहेगा इस पे ऊपर या नीचे। जो कैसे? इन 3 कणों को हमने क्या किया? एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पहले व्यवस्था कर ली इनकी, यानी कि यहाँ पे बन गया त्रिकोणीय छिद्र। अब इस त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर हम यदि चौथा कण और रख दे, ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो, तो इनके कणों को जब हम मिलाएंगे केंद्रों को, तो देखो यहां से इनके केंद्रों को मिलाएंगे हम यहाँ पे, तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे? चतुष्फलकीय छिद्र का। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 1 2 और 3 कणों की ये केंद्र ले लिए। रेड वाला ले लेते हैं हम बीच में, ये बीच वाला हो गया, यानी कि ऊपर वाला हो गया ये। अब क्या करते हैं? इन सब इनके केंद्रों को मिलाते हैं, तो देखो चतुष्फलक कैसे होगा? 1 2 3 और एक ये कंप्लीट हो जाएगा 4। तो कौन सी संरचना बन गई यहाँ पे? चतुष्फलकीय छिद्र। तो ये हो गया, यहां से हो जाएगा ये जो संरचना बनेगी चतुष्फलकीय छिद्र बनेगा। अब इसकी जो समन्वय संख्या होगी, इसका निर्माण कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? 4 से हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये होगी चतुष्फलकीय छिद्र। और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या, इनकी जो संख्या होती है वो होती है अवयवी कणों की संख्या के बराबर। संख्या की दुगुनी। अवयवी इन चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी? अवयवी कणों की संख्या की दोगुनी होगी। यदि अवयवी कणों की संख्या यदि n है, तो ये क्या हो जाएगी? 2n। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। हो जाएगा इतना ही। उसके बाद में बात कर लेते हैं, थर्ड हो जाएगा अपने यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक का निर्माण कैसे होगा? तो अष्टफलक का निर्माण होता है 6 कणों से। तो इसमें कितने गोले होंगे? 6 गोले होंगे। तो कैसे होगा? इसमें क्या होगा? 6 गोलों में 4 गोले तो रहेंगे तल पे। 4 गोले तो कहां पे रहेंगे? तल पे होंगे। एक गोला रहेगा तल के ऊपर और एक गोला रहेगा तल के नीचे। तो यहां से इसमें हम लिख सकते हैं, एक बार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 तो रहेंगे तल पे, एक रहेगा ऊपर और एक कहां पे रहेगा? नीचे। ये तो ये हो गया अपने एक सिंपल वे में। अब इसका निर्माण क्रिस्टल में कब होता है? तो आपने देखा होगा कि जब हम द्विविमीय षटकोणीय संरचना से त्रिविमीय षटकोणीय संरचनाएं बनाते हैं, तो उसमें जब हम HCP बनाते हैं तो वो तो बनती है चतुष्फलकीय छिद्रों के आच्छादन से। तो उसमें आप क्या करते हो? जब दूसरी लेयर को लेके आते हो तो पहली लेयर के 3 कणों के ऊपर एक को रखते हो। ठीक वैसे ही तीसरे ये रख दिया। उसके बाद में जब इस पे रखते हो तो फिर अष्टफलकीय छिद्रों का निर्माण होगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं? जब CCP का निर्माण होता है तो वो CCP का निर्माण होता है अष्टफलकीय छिद्रों के आच्छादन से। तो कल भी पहले वाली क्लास में बताया था कि चतुष्फलकीय छिद्रों के आच्छादन से तो HCP का निर्माण होता है और अष्टफलकीय छिद्रों के आच्छादन से CCP FCC का निर्माण होता है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब हम दो विपरीत त्रिकोणीय, यह कह सकते हैं जब त्रिकोण 3 गोलों को,
विपरीत क्रम में संयोजित करते हैं। रह गई, ये हो गई यहां से। तो देखो इसको देखना कैसे आपको, तो देखो यहां से इसमें तो त्रिकोण हो गए, ये तो हो गया अपने रेत का, ये तो रेत का त्रिकोण हो गया। और जब हम ब्लैक वाले की बात करते हैं, ये ब्लैक वाले का त्रिकोण हो गया। हो गया इतना ही। इतना होने के बाद में यहां से अपन तो एक यहां से अपन एक सिंपल वे में तो देखेंगे 6 गोलों से होता है, जिनमें होते हैं 4 तल में होते हैं, एक तल के ऊपर होता है और एक तल के नीचे होता है। तो देखो उसको कैसे समझते हैं, और दूसरी जो एक्चुअल में परिभाषा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि दो त्रिकोणीय रिक्तियों के विपरीत क्रम में व्यवस्थित होने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। देखो कैसे, जो दोनों को समझना है, त्रिकोणीय के आधार पे बता दिया, एक तो ब्लैक वाली हो गई और एक रेड वाली होगी, दोनों का विपरीत क्रम हो गया। अब हमें ये बताना है 4 तल में होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो इसको समझना है। तो समझने के लिए क्या करना है कि जैसे मैंने क्रिस्टल है उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर लिया, यानी तिरछा कर लिया। इसको तिरछा करते हैं तो आपको क्या करना है इसमें, तो नीचे वाले 2 ब्लैक देखने, ये नीचे वाले 2 ब्लैक रहेंगे। अब ये नीचे वाले 2 ब्लैक है, ये ब्लैक है, इन दोनों के सामने मैंने रख दिए लाल वाले, तो देखो ये हो गए रेड वाले। तो ऐसे देखोगे तो ये है अपने पास, ये ब्लैक का हो गया, ये ब्लैक का हो गया, ये 2 रेड के हो गए, हो गया। एक यहाँ पे ये रेड वाला हो जाएगा और एक इसके पीछे ब्लैक वाला हो जाएगा। तो ये और ये, इन 4 को तो देखना आपको एक तल में देखना है, हो जाएगा। तो ऐसे लगेगा कि रेड वाले हैं, वो तो क्या हो जाएंगे यहां से इसके जस्ट ऊपर हो जाएंगे, और ये रेड वाला है ये इसके जस्ट नीचे, और ये ब्लैक वाला इन 4 के ऊपर हो जाएगा। तो इसी यहां से हो गया। अब यहां से संरचना कैसे बनाते हैं, तो संरचना बनाने के लिए ये त्रिकोणीय रिक्ति ले ली, एक तो ये ले ली मैंने और एक ये रिक्ति ले ली मैंने, इन दोनों को मैंने मिला दिया, इनको यहां से मिला दो और इनको यहां से मिला दो, तो अष्टफलक बन जाएगा। तो देखो ये वाले, ये और ये वाला, ये दोनों, तो ये दोनों तो ब्लैक हो गए, ये दोनों रेड हो गए, ये वाला ब्लैक हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो जगह देखो, यहाँ पे दोनों की जगह बची हुई है, तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय छिद्र हो जाएगा, हो जाएगा ये। अब इनकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है अवयवी कणों की संख्या के बराबर। तो अष्टफल के जो छिद्र होंगे वो कितने हो जाएंगे, यदि अवयवी कणों की संख्या कैपिटल एन है तो ये क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, हो गया ये। तो यहां से अपन बात कर सकते हैं कुल छिद्र, तो कुल छिद्र क्या हो जाएंगे यहां से, अष्टफल के छिद्र प्लस चतुष्फल के छिद्र। अष्टफल के छिद्र क्या होंगे, एन, और ये क्या हो जाएगा 2n, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3n, तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n, ठीक है। तो यहां से यदि इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार इसको दोबारा बता देता हूं। यहां से इसमें यहां पे जाएगा चतुष्फल की वॉइड की संख्या, तो संख्या क्या होगी इसकी, अवयवी कणों की संख्या की दुगुनी, अवयवी कणों की संख्या की दुगुनी। यदि ये अवयवी कणों की संख्या n है तो ये क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा n प्लस 2n क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा।
तो ये हो गए अपने पास छिद्र। तो त्रिकोणीय छिद्र में क्या होगा, तीन कणों को जब हम एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो त्रिकोणीय छिद्र का निर्माण होता है। अब यहां से जब अपन इनकी बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल हो गए ZnO। इसका जो एग्जाम्पल है वो रहेगा यहां से एग्जाम्पल के लिए NaCl, KCl। कौन सा हो जाएगा, NaCl और KCl। चतुष्फल के छिद्रों का निर्माण कब होता है, चार गोले होंगे, उन चार गोलों में तीन तो रहेंगे तल पे और एक रहेगा ऊपर। और अष्टफल के छिद्रों में क्या होगा, टोटल 6 कण होंगे जिनमें 4 होंगे तल पे, एक होगा तल के ऊपर और एक होगा तल के नीचे। और दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जब दो त्रिकोणीय रिक्तियां एक दूसरे के विपरीत क्रम में व्यवस्थित होती है तो किसका निर्माण होता है, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, NaCl और KCl। अब देखो इस बेस पे हम क्या करते हैं, इनके थोड़े से और पॉइंट देखते हैं और उसके बाद में इन पे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, यहां से इसमें एक बार और देख लेते हैं, आकार और देख लेते हैं। आकार क्रम की बात करते हैं तो सबसे छोटा होता है त्रिकोण, त्रिकोणीय छिद्र, उसके बाद में होता है चतुष्फलकीय और फिर होता है अष्टफलकीय। एक और होता है वो होता है क्यूबिक, यानी क्यूब की जैसे, लेकिन है नहीं वो आपके, लेकिन फिर भी यहां पे मैं लिख देता हूं क्यूबिक। रहेगा इतना ही, आकार का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि FCC या CCP में कुल छिद्रों की संख्या बताइए। FCC या CCP में कुल छिद्रों की संख्या बताइए। तो देखो यहां से इसमें तो हम कह सकते हैं, जैसे इसको हम सोल्व करें तो अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या है वो क्या रहेगी, N। तो अष्टफल के छिद्रों की संख्या और अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, FCC के लिए 4, क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो यहां से बात कर लेते हैं अष्टफल के छिद्रों की संख्या, और जब आप अष्टफल के छिद्रों की संख्या की बात करते हैं तो रहेगी N के बराबर, तो हो जाएगी 4। और फिर बात करते हैं चतुष्फल के छिद्रों की संख्या, तो ये होती है 2N, तो क्या हो जाएगा 8। और कुल छिद्रों की संख्या की बात करते हैं तो ये होता है 3N, तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। करोगे इसे सोल्व, तो ये हो गया आपके अंतराकाश से छिद्र या रिक्तियां। अब इसी बेस पे अपन बात कर लेते हैं, आगे एक वर्ड आता है त्रिज्या अनुपात। अनुपात सभी जानते हो, भिन्न के रूप में लिखना। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है, त्रिज्या अनुपात, तो आपके पास दो आयन होंगे, एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। तो आ जाता है धनायन की त्रिज्या और आ जाएगा अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। तो देखो इसको शो करते हैं प्लस माइनस आर, और धनायन की त्रिज्या यानी आर प्लस अपॉन आर माइनस, ये हो जाएगा इतना ही। अब यहां से आपको कुल यहाँ पे एक टेबल ध्यान में रखनी है, वो टेबल क्या है उसका ध्यान में रखना आपको। तो देखो यहां से इस टेबल को ध्यान में रखना है क्रम से। तो यहां तो आ जाएगा पहले त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात के बाद में छिद्र की, छिद्र का प्रकार क्या है, इसकी समन्वय संख्या, और समन्वय संख्या के बाद में एग्जाम्पल, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात रहेगा इसमें, क्योंकि जब कोई छिद्र का निर्माण होगा तो वो 0 से, ऐसा तो है नहीं कि 0 से मान होगा, इसका जो मान होगा उसकी बात करते हैं। तो ये इसका जो मान रहेगा 0.155 से 0.225, फिर 0.225 से
414, फिर 0.414 से फिर 072, फिर 0.732 से ये आ जाएगा 1। तो ये रह जाएगा इसकी तिरछा अनुपात। ये क्रम ध्यान में रखना है। इसका जो छिद्र रहेगा वो रह जाएगा त्रिकोणीय, इसका हो जाएगा चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और ये हो जाएगा घनीय। अब इसके कोऑर्डिनेट इसका होता है 3, 4, 6, 8। एग्जाम्पल इसका क्या लिखा था मैंने, B2O3, इसका होगा ZNO, इसका क्या होगा NaCl, KCl और इसका होता है CaCl, CgM क्लोराइड। तो आपको ये टेबल ध्यान में रखनी है। बस आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि यदि किसी का तिरछा अनुपात ये है तो इस तिरछा अनुपात के आधार पे इसकी समन्वय संख्या क्या होगी। ये इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि एक क्रिस्टल जिसमें तिरछा अनुपात 0.751 है तो वो क्रिस्टल कौन सा होगा। तो उस छिद्र का प्रकार कौन सा होगा, क्यूबिक होगा, 0.751। तो ये इसके लिए इन दोनों के बीच में तो कौन सा जाएगा, क्यूबिक। के इसके डायरेक्ट क्या पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो ये हो गया आपके तिरछा अनुपात। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है उनको भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है। उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें ठोसों के घनत्व की गणना। ठोसों के घनत्व की गणना। अब देखो ठोसों के घनत्व क्या जानते हो, घनत्व के बारे में D = m/v, D = m/v। तो D यानी घनत्व, यानी कि आपको क्या चाहिए, गोले का द्रव्यमान चाहिए और उसका क्रिस्टल का आयतन चाहिए। गोले का द्रव्यमान और क्रिस्टल का आयतन। तो जो गोले का द्रव्यमान और क्रिस्टल का आयतन, तो आयतन तो अपन उससे भुजा से निकालेंगे। आयतन तो किससे निकालोगे, भुजा से, किनारों की लंबाई से। द्रव्यमान, यदि एक कण के द्रव्यमान को उनके अवयवी कणों के द्रव्यमान से गुणा कर दे, एक कण के द्रव्यमान को सभी कणों की संख्या से, एक अवयवी कणों की संख्या मतलब कुल कणों की संख्या से यदि गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस क्रिस्टल में उपस्थित सभी कणों का द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनता है वो बता रहा हूं। आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला ध्यान भी रख सकते हो। तो देखो इसमें ले सकते हैं कि अपन क्या लिया, माना किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई हमने क्या ले ली, ए। किनारों की लंबाई क्या ले ली हमने, ए ले ली। तो यहां से आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, यहां से भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। एक इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान, तो एक इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान होता है m/Na, m/Na। यहाँ पे m है वो आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान और Na हो जाएगी यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान क्या होता है 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। अब हमारे पास कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान के लिए हम क्या करते, जेड यानी अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, अवयवी कणों की संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं और एक कण का द्रव्यमान हमने क्या लिया, यहाँ पे इसको शो करते हैं स्मॉल एम से। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम हो जाएगा। यहां से ये होगा अपने पास कुल द्रव्यमान। अब बात करते हैं अपन घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। देखो द्रव्यमान हमने क्या लिया है, जेड × m अपॉन
आयतन क्या होता है, जेड अपॉन एम, और ये हो जाएगा आयतन हो जाएगा ए क्यूब। यदि हम कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, उसकी जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो आपको ये डी का ये फॉर्मूला वो ध्यान में रखना है, ये आपको मेनली ये ध्यान में रखना है। तो देखो यहां से क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं यहां से। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक तत्व की कोष्टिका की संख्या, एक तत्व की कोष्टिका की संख्या, संख्या नहीं, की संरचना बीसीसी है। कोष्टिका की कोर की लंबाई, कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तथा घनत्व 72 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, यहां से न्यूमेरिकल बनता है इस पॉइंट से पहला। तो जो भैया एक तत्व की कोष्टिका की संरचना बीसीसी है तथा इसके कोर की लंबाई या जो किनारों की लंबाई है वो क्या है, 288 की पिकोमीटर, और घनत्व है 72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो परमाणु की संख्या हम क्या ज्ञात करें, परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका द्रव्यमान चाहिए। तो द्रव्यमान के आधार पर देखते हैं। तो पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे, फिर 1 के बराबर करके फिर 208 के बराबर करेंगे। तो देखो यहां से, तो आपको क्या निकालना है, पहले यहां से एम निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, इसके लिए आपको पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपके लिए, आंसर क्या रह जाएगा, डी इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो जो यहाँ से एम सोल्व करना है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे जेड अपॉन एम इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। तो डी कितना, अब देखो यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पिकोमीटर है उसको आप एंगस्ट्रम में चेंज कर लो या मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो देखो 288 जो अपने पास है ये रह जाएगा, इसमें एक की जो लंबाई हो जाएगी 288 इंटू 10 की घात -10 सेंटीमीटर, और मीटर में लोगे तो 10 की घात -12 हो जाएगी, हो जाएगा इतना। डी इक्वल टू आपकी कितना दे रखा है, 72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, हो जाएगा। तो अब उस बेस पे अपन को एम निकालना है। तो डी और जेड, बीसीसी के लिए जेड की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो देखो यहाँ से डी, तो डी की जब हम बात करते हैं तो डी के लिए कितना हो जाएगा, यहां से 72 नहीं 7.2, 72 नहीं करना है, 7.2 इंटू 288 इंटू 288 इंटू 288 और 10 की घात, ये मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ सिंपल में, 288 इंटू 10 की घात -10 क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23/2। इसको सोल्व करते हैं तो 7.2 इंटू 288 इंटू 288 इंटू 288 और 10 की घात -10 है, इसकी क्यूब लेते हैं तो पावर आपस में गुणा होती है, ये संख्या आपस में गुणा होगी तो 10 की घात -30 हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23 हो जाएगा। तो जब अपन इनको सोल्व करते हैं
तो सोल्व करने पे ये जो संख्या आती है वो आती है अपने पास 51.79 ग्राम। कितनी आ जाएगी? 51.79 ग्राम होगी। अब इसको 80 भी रख सकते हो। अभी अपने पास आ गए कि आपके पास जो एक तत्व है उसका एक जो कण है उसका द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है, 51.79 ग्राम है, और क्यूसेल में कितना दे रखा है, 208 ग्राम। तो आप सभी जानते हो कि जो उसका मोलर द्रव्यमान होता है वो उसके कणों, उसमें कणों की जो संख्या होगी वो अवगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। तो 51.79 ग्राम में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 6.022 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 अपॉन 51.79। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 208 ग्राम में कितना होगा, तो इसको आप 6.022 × 10⁻23 अपॉन 51.79 इंटू 208 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 24 के आसपास, 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु जाएगा इतना ही। तो ये होगा इसमें अभिविक कणों की संख्या के आधार पर हमें उसमें कितने परमाणु होंगे। तो ये होगा आपका 200 के घनत्व की गणना। अब इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो देखेंगे हम संकुलन क्षमता, यानी कि आपके पास जो, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी कणों का हमने व्यवस्था देख ली और व्यवस्था के बाद में हमने वहां पे रिक्तियों की संख्या देख ली। तो जैसे अपन कोई भी ग्लास है, उस ग्लास में जब हम कोई भी गोले को या कांच की गोलियों को रखते हैं तो वो पूरा एरिया है उसको ऑक्यूपाई नहीं करते, यानी पूरे एरिया को नहीं घेरते हैं, कुछ खाली जगह रह जाती है। तो उसने संकुलन क्षमता का जो रहेगा उसमें हमने ये देखेंगे कि अपने पास कुल आयतन था उसमें से गोलों ने कितना आयतन घेरा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे।